दोस्तों क्लास 9th में थे तो हिस्ट्री की किताब में एक चैप्टर था वर्ल्ड वॉर 2। उसमें लिखा था वॉर आइडियोलॉजी के लिए लड़ी गई, फ्रीडम के लिए हुई, हिटलर को रोकने के लिए हुई और गनीमत यह है लीडर्स आज भी यही बताते हैं वॉर नेशनल सिक्योरिटी के लिए होती है, डेमोक्रेसी के लिए होती है, ह्यूमन राइट्स के लिए होती है। लेकिन मैं तुमसे कहूँ यह पूरी पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा है। आज की वॉर जियोपॉलिटिकल रीजन्स, आइडियोलॉजी, ह्यूमन राइट्स, इन सब कारणों के अलावा भी लड़ी जाती हैं। हर मेजर वॉर के पीछे कहीं न कहीं वेपन्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑयल डील, रिकंस्ट्रक्शन टेंडर्स की भूमिका होती है। अगर इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करके देखें तो हर बार एक सेम पैटर्न दिखता है। वॉर क्यों और किसके लिए होती है, यह सवाल मैंने भी खुद से पूछा। दोस्तों अभी कुछ हफ्ते पहले लगभग 4 महीने के लंबे संघर्ष के बाद इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हुआ, लेकिन 21 दिन के भीतर ही समझौता टूट गया। हर चैनल पर एक ही डिबेट चल रही थी, यह कैसे हुआ। Let's start with some of today's key developments. President Trump has posted on social media that the US has agreed to a request from Tehran to continue talks, but that the ceasefire is over. मैंने पहली बार सीरियसली एक सवाल पूछा खुद से, वॉर एक्चुअली क्यों और किसके लिए होती है। इनसे जुड़ी जो रिसर्च की, जो डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट एंड आर्टिकल्स पढ़े, उससे एक अजीब पैटर्न सामने आया और जो मुझे समझ आया वह सिर्फ हिस्ट्री की कहानी नहीं है, यह आज भी हो रहा है। वॉर इकोनॉमी के एपिसोड 1 में मैं तुम्हें वही दिखाऊंगा जो मैंने देखा और समझा, और इसके बाद तुम खुद डिसाइड करना। इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ, अगली बार जब भी वॉर की न्यूज़ आएगी तुम्हारा पहला सवाल हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। दोस्तों हर वॉर में 2 साइड होती हैं, जीतने वाले और हारने वाले। लेकिन क्या होगा अगर तीसरी साइड भी हो जो हमेशा जीतती है, चाहे कोई भी साइड जीते। जी हाँ, एक थर्ड पार्टी जो कभी नहीं हारती। आज हम जानेंगे वॉर एक्चुअली क्यों होती है, ये सिस्टम कैसे काम करता है और कौन इसे चलाता है, और इसमें आम लोग क्या सीख सकते हैं। आज हम वह सभी डॉट्स एक एक करके कनेक्ट करेंगे। दोस्तों दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखाई जाती है। हम उसे सरल भाषा में गहराई से डिकोड करते हैं ताकि तुम अपना खुद का पर्सपेक्टिव बना सको, क्योंकि पर्सपेक्टिव बदलते ही पूरी तरह तस्वीर बदल जाती है। मैं हूं अभिनव और आप देख रहे हैं दी आर पर्सपेक्टिव, और उन डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए जाना होगा साल 1961 में इस वॉर इकोनॉमी को समझने के लिए, जिनकी वार्निंग खुद एक प्रेसिडेंट ने दी थी, जिसे किसी ने सुना नहीं और जो आज भी उसी तरह चल रही है। दोस्तों हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। साल 1961 अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट थे डी आइजनहावर, जो एक जनरल थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने वॉर को बहुत करीब से और देखा और जाना था कि हर वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होती। 17 जनवरी 1961 अपनी फेयरवेल स्पीच में उन्होंने अमेरिका को वार्निंग दी थी। इन द काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट वी मस्ट गार्ड अगेंस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ अनवारंटेड इन्फ्लुएंस बाय द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। एक प्रेसिडेंट ने खुद अपनी ही गवर्नमेंट को मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से बचने की चेतावनी दे रहा था। तो फिर हुआ क्या। साल 1961 में ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग थी लगभग 100 बिलियन US डॉलर, और 2023 में स्प्लिट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2024 के रिपोर्ट के मुताबिक बढ़कर 2.2 ट्रिलियन US डॉलर हो गई। यानी आइजनहावर की वार्निंग के बाद मिलिट्री स्पेंडिंग लगभग 22 गुना बढ़ा। सवाल यह है, अगर वार्निंग दी गई थी तो यह सिस्टम बंद क्यों नहीं हुआ बल्कि और बड़ा होता गया। इसके लिए समझना होगा एक लूप। दोस्तों वॉर इकोनॉमी एक लूप में चलती है, यह लूप कभी बंद नहीं होती। जी हाँ, कभी बंद नहीं होती। सच कहूँ तो दुनिया में जितनी भी वॉर होती है उसमें से सबसे बड़ा कारण शायद यही लूप है, तो इसे समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। स्टेप 1, टेंशन क्रिएट होती है। किसी एक कंट्री को थ्रेट बनाया जाता है, मीडिया नैरेटिव बनाती है, पब्लिक में सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है, यूँ कहूँ तो डर का माहौल बनता है। स्टेप 2, गवर्नमेंट वॉर अप्रूव करती है। लीडर्स कहते हैं यह ज़रूरी है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। फिर बजट बनता है। स्टेप 3, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, वेपन्स बनाने के ऑर्डर्स जाते हैं, कंपनीज प्रोडक्शन बढ़ाती है, स्टॉक ऊपर जाता है, जिससे शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स मिलते हैं। स्टेप 4, वॉर होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, लोग मरते हैं, सिटीज़ तबाह होती है, फैमिलीज बिखरती हैं। स्टेप 5, रिकंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही वॉर खत्म होती है
रीबिल्डिंग शुरू होती है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नई कंपनीज, नया प्रॉफिट। स्टेप 6 लोन्स दिए जाते हैं। तबाह कंट्री को लोन चाहिए जिसे इंटरेस्ट मिलता है, कंडीशन लगती है। स्टेप 7 और सबसे ज़रूरी बात, रिसोर्स पर कंट्रोल। डेट के बदले रिसोर्स पर कंट्रोल आता है और फिर यही लूप फिर से स्टेप 1 से स्टार्ट हो जाती है। यह लूप 1945 से लगातार चलती आ रही है और सबसे विडंबना की बात यह है यह आगे भी चलती रहेंगी। इस लूप में एक तरफ सोल्जर्स मरते हैं, लोगों की ज़िंदगी तबाह होती है, दूसरी तरफ डिफेंस कंपनी का सीईओ बोनस लेता है और नेता का रवैया बिल्कुल अलग ही रहता है। यही इस सिस्टम की सबसे कड़वी सच्चाई है। लेकिन आप कहेंगे यह सब किसी फिक्शनल थ्योरी जैसा लगता है, तो वेट अब सिर्फ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ देखते हैं। केस स्टडी फर्स्ट। डिक चेनी 1995 से 2000 तक अमेरिका की सबसे बड़ी एनर्जी और डिफेंस कंपनी के सीईओ रहे। 2001 में यूनाइटेड स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट बने। 2003 में इराक वॉर स्ट्रांगली रिकमेंड किया और 2003 से 13 तक हेलीवर्टन को इराक में मिला 39.5 बिलियन US डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट। यस, 39.5 बिलियन। यह किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस नहीं है, यह US कांग्रेस की अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो पब्लिक रिकॉर्ड में आज भी अवेलेबल हैं। यह कोई कंस्पिरेसी नहीं, यह डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। केस स्टडी 2। अफगानिस्तान में 20 साल में अमेरिका ने अफगानिस्तान में 2.3 ट्रिलियन US डॉलर खर्च किए। ब्राउन यूनिवर्सिटी के कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के अनुसार। आप ही मुझे बताओ यह 2.3 ट्रिलियन कहाँ गए? इसका बड़ा हिस्सा प्राइवेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज, प्राइवेट रिकंस्ट्रक्शन फर्म्स को गया। और सबसे ज़रूरी बात, 20 साल में 2.3 ट्रिलियन खर्च करने के बावजूद अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। It's time for American troops to come home. और आज वह तालिबान के कंट्रोल में है। देश आज भी तबाह है, लेकिन वह कंपनीज आज भी प्रॉफिट में हैं। केस स्टडी 3। यूक्रेन वॉर 2022-23। 2022 में रशिया यूक्रेन शुरू हुआ। इसी साल लॉकहीड मार्टिन का रेवेन्यू 67.6 बिलियन, रेथन का रेवेन्यू 39 बिलियन। ध्यान देने वाली बात यह है यह दोनों कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट के नंबर हैं। यह कंपनीज जो वॉर से पहले भी थी, वॉर के दौरान भी और वॉर के बाद भी होंगी और आज ही प्रॉफिट में हैं। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे डेंजरस पार्ट आता है जिसे कहते हैं रिवॉल्विंग डोर। दोस्तों, वॉर इकोनॉमी का सबसे डेंजरस मैकेनिज्म रिवॉल्विंग डोर है। डिफेंस कंपनी का एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट में जाता है, वॉर का डिसीजन लेता है, फिर वापस डिफेंस कंपनी में जाता है। सबसे अजीब बात, यह इलीगल नहीं है और यह सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है। डिक चेनी जैसे कई केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं। जब पैटर्न हर बार सेम हो, कोइंसिडेंट की थ्योरी थोड़ी कमज़ोर लगने लगती है। दोस्तों, अब सबसे मजबूत कड़ी को देखते हैं और पैटर्न को नोटिस करते हैं। साल 1973 में एक डील हुई। सऊदी अरबिया ने एग्री किया ऑयल सिर्फ US डॉलर में बेचेगा, जिसे कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। इसका मतलब जो भी कंट्री ऑयल खरीदना चाहे उससे पहले US डॉलर खरीदने पड़ेंगे, जिससे डॉलर की डिमांड परमानेंट रहे, अमेरिका की इकोनॉमिक पावर हर ऑयल ट्रांजैक्शन से बढ़ती रहे। अब दो टाइमलाइन जरा ध्यान से देखते हैं। टाइमलाइन ए, सद्दाम हुसैन। साल 2000 बगदाद में सद्दाम हुसैन ने अनाउंस किया अब इराक अपना ऑयल यूरो में बेचेगा। डॉलर सिस्टम को सीधा चैलेंज किया। 2003 में इराक वॉर हुई। US-led coalition of the willing invades Iraq. US President George Bush सद्दाम को हटाया गया, सो कॉल्ड डॉलर सिस्टम को रीस्टोर किया गया। टाइमलाइन बी, मुअम्मर गद्दाफी। 2009 में गद्दाफी ने प्रपोजल रखा अफ्रीकन कंट्री के लिए गोल्ड दिनार बनेगा, एक नई करेंसी ऑयल ट्रेड के लिए बनाई जाएंगी। एक बार फिर डॉलर सिस्टम को री-चैलेंज किया गया। लीबिया डिस्ट्रॉय हो गया। Years of political control and stalled reforms met a generation demanding change. It is time for Gaddafi to go. गद्दाफी को हटाया गया, गोल्ड दिनार कभी नहीं बना। मैं यह नहीं कह रहा यही एकमात्र कारण था। मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स में जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक साथ काम करती है, लेकिन सवाल यह बनता है इसमें से किसका वजन कितना था। यह एक डॉक्यूमेंटेड टाइमलाइन है, इसे आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। इस पेट्रो डॉलर मैकेनिज्म की पूरी कहानी वॉर इकोनॉमी के एपिसोड नंबर 3 में डिटेल्स जानेंगे। दोस्तों, एक ज़रूरी बात,
आज जो हमने देखा इसका मतलब यह नहीं कि हर वॉर सिर्फ बिजनेस के लिए लड़ी जाती है। इतिहास में कुछ वॉर आइडियोलॉजी, जियोपॉलिटिकल रीजंस, ह्यूमन राइट्स के लिए भी लड़ी गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन सब रीजन के पीछे इकोनॉमिक इंटरेस्ट कितने गहरे हैं और उन्हें जानबूझकर क्यों छुपाया गया, यही समझना सबसे जरूरी है। लेसन नंबर 1, इंटरेस्ट बेस्ड वॉर। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही प्रसिद्ध और व्यवहारिक कहावत है, कोई भी देश हमेशा के लिए दुश्मन या दोस्त नहीं होता, केवल राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट हमेशा के लिए होते हैं। लेसन नंबर 2, मोरालिटी इज अ नैरेटिव। दोस्तों, एक फैक्ट की बात यह है, जो कंट्री आज पीस की बात करती है उसी देश ने पिछले 80 साल में 40 से ज़्यादा वॉर फंड की। यह हिपोक्रेसी नहीं, यह स्ट्रेटेजी है। इस दुनिया में मोरालिटी नैरेटिव है और पावर रियलिटी है। दोस्तों, सदियों से चलती आ रही है। रोमन एम्पायर्स ने लोगों को ब्रेड एंड सर्कसेस दिए ताकि वो असल गेम की तरफ न देखें। आज नेशनलिज्म के नाम पर वॉर वही सर्कसेस है। 2000 साल बाद ही मेथड सेम है, सिर्फ सर्कसेस का नाम बदला। तो सवाल यह नहीं कि वॉर सही है या गलत, सवाल यह है कि जब भी वॉर होती है तुम किस नज़रिए से देखते हो। क्या सिर्फ वह जो तुम्हें दिखाया जाता है। दोस्तों, अब इस पूरे सिस्टम में भारत कहाँ खड़ा है? क्या हम भी इस लूप का हिस्सा हैं? यह सवाल वॉर इकोनॉमी के एपिसोड 2 में देखेंगे। आज हमने आइजनहावर की वार्निंग देखी और वॉर इकोनॉमी का लूप देखा, डॉक्यूमेंटेड केस स्टडीज देखें और सबसे ज़रूरी पेट्रो डॉलर का पैटर्न देखा। सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल है, वेरीफाइड हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं। फिर भी यह मेन स्ट्रीम डिस्कशन में क्यों नहीं है? अब आप खुद फैसला कीजिए, यह वॉर है या एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल। दैट इज हाउ वॉर बिकम बिजनेस। दोस्तों, एक बात कहनी है दिल से, यह डॉक्यूमेंट्री बनाना इतना आसान नहीं है। हर एपिसोड के पीछे घंटों की रिसर्च, दिनों की मेहनत और एक जिद कि दुनिया कैसी है। अगर इस एपिसोड ने थोड़ा भी पर्सपेक्टिव शिफ्ट की तो लाइक करो। इसलिए नहीं कि एल्गोरिथम को चाहिए, बल्कि इसलिए कि जो खुद सोचता है वह कभी मिसगाइड नहीं हो सकता। वॉर इकोनॉमी की पूरी सीरीज के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारे लिए तो फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और कमेंट में बताओ, अगली बार जब भी वॉर की न्यूज़ देखोगे पहला सवाल क्या आएगा मन में? वॉर एक बिजनेस मॉडल है, यह हमने देखा। और हर बिजनेस में कुछ कंपनीज होती हैं जो उसे एक्चुअली रन करती हैं। उनके बोर्ड रूम में क्या होता है, उनके सीईओ कौन हैं, उनके गवर्नमेंट कनेक्शन कितने गहरे हैं, यह सब वॉर इकोनॉमी एपिसोड नंबर 2 में द मर्चेंट ऑफ डेथ में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सब्सक्राइब करो ताकि सीरीज मिस ना हो, क्योंकि पर्सपेक्टिव बदलते ही पूरी तस्वीर बदल जाती है। आप देख रहे थे दी आर पर्सपेक्टिव। मिलते हैं अगले एपिसोड में।